हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। क्या हाल चाल है? अ, नमस्कार सभी लोगों को। भाई, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 आ चुका है। अब इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हैं, क्या इसके अंदर मेन चीजें हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में आज पढ़ लेते हैं। डिटेल में भी क्लासेस होंगी, उसके लिए अभी कंटेंट तैयार हो रहा है। डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे, डिटेल में इकोनॉमिक बजट, और बजट में बहुत सारी तकनीकियों की बात करी गई है, बजट में बहुत सारे मुद्दों की बात करी गई है, उनके भी अलग से लेक्चर आएंगे। तैयार रहिएगा। अभी का जो आज का जो सेशन है मेरे प्यारे साथियों, आज का है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? इसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण या समीक्षा कब की जाएगी सर? आर्थिक सर्वेक्षण या समीक्षा गत वर्ष की जाती है। 2 हिस्सों में इसे जारी किया जाता है। बजट से एक दिन पहले इसे जारी किया जाता है। हालांकि पहले बजट वाले दिन ही जारी किया जाता था, लेकिन बाद में आगे चलकर इसे बजट से एक दिन पहले जारी किया जाने लगा। इसके बारे में तथ्यात्मक अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार का बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा जारी किया गया। निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया। यदि आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा के बारे में बात करी जाए कि इसे तैयार कौन करता है, तो इसे तैयार करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। लेकिन इसमें सुझाव जो लिए जाते हैं वो आर्थिक सलाहकार की अनुशंसाओं पर या आर्थिक सलाहकार की सलाह पर, आर्थिक सलाहकार से सलाह पर आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज इस प्रकार है। 2021-22 गत वर्ष का है और इसमें स्वास्थ्य, खासकर की पैंडेमिक को रिलेट किया है और बहुत सारे तथ्य यहां पर रिलेट करे हैं। अब यदि बात करूं इस साल के थीम की, तो थीम इस बार का है कि सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, जीवन एवं जीवन यापन को बचाना, जीवन एवं जीवन यापन को बचाना इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का, इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण का मेन थीम था, जिस पर वह आधारित था, जिसमें जीवन बचाने की बात करी गई, जिसमें कोरोना पैंडेमिक के प्रभावों की और उस प्रभावों से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण किया गया और सरकार को आने वाले दिनों में क्या करा जाना चाहिए उसके बारे में भी सुझाव दिए। चलते हैं अपने पहली स्लाइड पर। सबसे पहले बेसिक पॉइंट देखते हैं। मेन पॉइंट क्या रहे इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का, सारांश क्या रहा, समरी क्या रही? तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.2% की वास्तविक वृद्धि दर्ज करेगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021-22 में जो अर्थव्यवस्था थी 9.2% की वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त करेगी। इसके लिए अनुमान लगाने के बेस और आधार वर्ष में बदलाव की भी बात करी गई है। कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6% वृद्धि की तुलना में 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर संभावित है। भाई, इसमें यह भी कहा गया कि जो गत वर्ष 3.6% की वृद्धि देखी गई थी कृषि में, और एक सामान्य वृद्धि जो कृषि में एक अच्छी वृद्धि दर देखी जाती है वो 4% की होती है। यह अनुमानित है कि 3.9% की वृद्धि दर से कृषि क्षेत्र आगे बढ़ेगा। 2022-23 में, मतलब वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 8 से 8.5% होने का अनुमान है। कि भाई, जो इस साल जो चल रहा है, जो वित्त वर्ष चल रहा है 2022-23 चल रहा है, इसमें जीडीपी की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो होने वाली है 8 से 8.5% होने का अनुमान है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.2% की वास्तविक वृद्धि दर करेगी। रिपीटेशन हो गया। इस तरीके से ये सारांश है। अब इसके बाद यदि क्षेत्रवार देखें हम, क्योंकि सवाल क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं, खासकर कि मैं बात करूं कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6% की वृद्धि में तुलना में 3.9% की वृद्धि संभावित की गई। इसी के साथ सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि मौजूदा वर्ष में खरीफ के मौसम में खाद्य उत्पादन में रिकॉर्ड 150.5 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। इस बार सर्वाधिक खरीफ का उत्पादन, आज तक के खरीफ के उत्पादन को सर्वोच्च रिकॉर्ड तोड़ देगा 150.5 मिलियन टन के उत्पादन के साथ।
औद्योगिक क्षेत्र में यदि बात करूं, अब कृषि क्षेत्र की बात हो गई है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र की जब बात हो गई है तो बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की, सेकेंडरी सेक्टर की या औद्योगिक क्षेत्र की। तो औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 के दौरान 7% की विकास दर तेजी से बढ़कर 2021-22 में 2021-22 में 11.8% होने का अनुमान है। 2020-21 के वर्ष में 7% की वृद्धि दर से औद्योगिक वृद्धि दर रही, लेकिन 2021-22 में जो अनुमान लगाया जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण में वो 11.8% का अनुमान है, जो कि काफी तेज है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर जो पिछले वर्ष 8.4% जो कि सर्वाधिक थी, ये घटकर 2021-22 में 8.2% हो जाएगी। ये अनुमान भी लगाया कि इसका मतलब सेवा क्षेत्र का जो प्रतिशत था, वृद्धि प्रतिशत, वो कम रहा, जबकि द्वितीयक क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धि दर के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा। सर्वाधिक वृद्धि दर के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा। ठीक बात। अब बात कर लेते हैं और कुछ तथ्यों के। 31 दिसंबर 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 13 महीनों में अधिक आयात के समतुल्य देश के विदेशी ऋण से अधिक है। जितना भारत ने ऋण ले रखा है, एक चीज आपको मैं बता दूं, भारत का सर्वाधिक व्यय यदि कहीं सबसे ज्यादा सरकार खर्च करती है तो वो करती है ब्याज भुगतान पर, और ये यह दिखाता है कि भारत पर ऋण बहुत ज्यादा है। यदि सर्वाधिक आय की बात करूं तो आय भी ऋण से ही आती है, सबसे ज्यादा आय भारत में ऋण से आती है। तो इसका इन्होंने बेसिकली आंसर दिया कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, साथियों विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई ही रखता है और केवल इसके लिए आरबीआई ही को ही अधिकार प्राप्त है, जिसने 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व रहा। यदि सवाल आ जाए विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 634 बिलियन डॉलर। 2021-22 में निवेश में 15% की जोरदार वृद्धि होने का अनुमान भी है। 2021-22 के में इन्वेस्टमेंट में 15% की वृद्धि देखने को मिली। महामारी के बावजूद पूंजी बाजार में तेज वृद्धि देखने को मिली। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 75 आईपीओ हुए, इनिशियल पब्लिक ऑफर हुए, मतलब ऐसी कंपनियां जिन्होंने पहली बार शेयर जारी करे, कंपनियों ने पहली बार शेयर जारी करे, और इसमें आपकी जैसे अभी पेटीएम ने जारी करे, तो उससे पहले जोमेटो ने करे थे। 75 आईपीओ जारी करे और इससे 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाई गई, और 89,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि आईपीओज में पहली बार कंपनियों ने शेयर जारी करे। 75 कंपनियों ने जारी करा और उनसे लगभग जो धनराशि जुटाई गई वो 89,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले दशक के मतलब पिछले 10 सालों में किसी भी वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा है, और ये ज्यादा होता भी जाएगा। आज जैसे कि बजट के दौरान हमने देखा कि भारत का जो बाजार था, भारत का शेयर बाजार 60,000 अंक पर छू जाता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से क्लासेस बनेंगी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नजर डाल लेते हैं। जीडीपी वृद्धि दर के प्रतिशत देखें तो 9.2% का अनुमान, और आगे आने वाले वर्ष में 8 से लेकर 8.5% होने का अनुमान यहां पर देखा जा रहा है। यदि राजकोषीय घाटे की बात करूं तो 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा है वो 9.2% का, जो 2021-22 में घटकर 6.8% होने का यहां पे अनुमान है। 2021-22 में जो गत वित्त वर्ष गया उसमें 6.8% वित्त घाटे का अनुमान यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण में लगाया गया है। अनुमान बिल्कुल सही फैक्ट होता है, आगे जाकर बजट में इसकी संतुति कर दी जाती है। बजट थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर देता है, लेकिन वही रहता है लगभग 6.8%। मुद्रास्फीति के अंदर वृद्धि देखें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5.2% की वृद्धि दर रही, जो कि एक सही वृद्धि दर मानी जाती है। 4% को टारगेट करती है आरबीआई, जिसमें +2% मतलब अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का यहां पर अनुमान रहता है। यदि बात करूं विदेशी मुद्रा भंडार की, तो हमने आपको बताया 2021-22 में 633.6 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई एकत्रित करता है। कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी की बात करें, मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज की यदि बात करें तो जीडीपी में इनका 3.9% की मूल्य वृद्धि देखी गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 11.9, पिछले यदि 2020-21 की बात करूं तो ये -7 था जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी, और इस बार जो मतलब 2021-22 में जहां सेकंड वेव का एंड मतलब हुआ था
वहां पर जाकर 11.8% की औद्योगिक वृद्धि दर देखी गई। आंकड़ों के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती में है। यदि सेवाओं की बात करें तो सेवाएं मेरे प्यारे साथियों -8.4% के कगार पर थी, जो अब पॉजिटिव हो गई है 8.2%। लेकिन इसमें याद रखिएगा औद्योगिक वृद्धि दर सर्वोच्च रही, औद्योगिक वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। यदि अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें तो 2022-23 में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से थे? वैक्सीन का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया, आपूर्ति पक्ष मतलब सप्लाई पक्ष को मजबूत किया गया, नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई, निर्यात में मजबूती हुई, पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय व्यय हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो क्या होता है बेसिकली ऐसा सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय जिससे ऐसा सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय जिससे सरकार की संपत्ति बढ़े, जिससे सरकार की संपत्ति बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मेट्रो का निर्माण कराना, सड़कें बनवाना, हवाई मतलब एयरपोर्ट वगैरह बनाना, ये सारा पूंजीगत व्यय में आता है। यदि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की बात करें तो विश्व बैंक द्वारा भारत के जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगभग 8.7% है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विश्व बैंक के अनुसार भारतीय जीडीपी कितने प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ेगी। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी 7.5% वृद्धि दर के हिसाब से बढ़ेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा भारत के जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगभग 9% है। कितना प्रतिशत है? 9% है। भारत विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का अनुमान यहां पर लगाया गया है सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा। इन सभी तथ्यात्मक अध्ययनों को लिख लीजिएगा। यदि खाद्यान्न उत्पादन की बात करूं और खाद्यान्न उत्पादन के अंदर मैं बात करूं 2020-21 में तो 308 मिलियन टन का 308 मिलियन टन यहां पर 2020-21 के अंदर अनुमानित उत्पादन है। और इसमें खाद्यान्न उत्पादन के अंदर चावल, गेहूं, मोटा अनाज और दालें शामिल है, जो कि पहले से थोड़ा बड़ा है। और यहां पर मैंने आपको कृषि में आपको वृद्धि दर भी बताई थी, वर्तमान में होने का 2021-22 में होने का जो 3.9% होने का अनुमान है। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में हमने बात करी, 633.6 बिलियन डॉलर यहां पर सर्वाधिक फॉरेक्स रिजर्व देखा गया। यदि बात करें राज्यों की कि राज्यों को कितना मिलेगा, राज्यों को ऋण सीमा में वृद्धि हो गई है। जीएसटी की कमी की भरपाई के लिए राज्यों को ऋण दिया जा रहा है। राज्यों को ऋण के लिए विशेष प्रावधान भी दिया गया है इस बार के बजट में। पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना प्रदान की जाने वाली है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल विश्लेषण देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय सहायता के साथ साथ स्वास्थ्य सहायता के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ा रहा। यदि राजकोषीय घाटे के बढ़ने के कारण आपसे पूछे जाए तो आप बता सकते हैं कि इसमें स्वास्थ्य सहायता भी दी गई, आर्थिक सहायता के अलावा। हालांकि 2021-22 में अभी तक सरकारी राजस्व में पुनः मजबूती आई है। अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति में 67.2% की बढ़ोतरी हुई, जिसका मतलब टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। मैं आपको बता दूं जीएसटी कलेक्शन में जीएसटी को इकट्ठा करने में आज तक का सर्वोच्च जीएसटी प्राप्त हुआ है भारत सरकार को। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के संग्रह में भारी वृद्धि हुई और जुलाई 2021 से सकल मासिक जीएसटी संग्रह लगातार 1 लाख करोड़ से अधिक चल रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक का सरकार के पास कर एकीकृत या कर संग्रहण देखने को मिला। यदि राजकोषीय घाटे की बात करूं तो राजकोषीय घाटे का जरूर इसको याद रखिएगा, 2020-21 में 9.2% का अनुमान है और 2021-22 में ये 9.2% रहा और 2021-22 में ये 6.8% राजकोषीय घाटा। मतलब मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, सरकार का व्यय अधिक हुआ, आय कम हुई, सरकार का खर्च ज्यादा हुआ, आय कम हुई। इसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे की मैंने बेसिक समरी आपको बता दी है कि क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। इन आंकड़ों को लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली बार अगली क्लास में, जहां बजट की, इकोनॉमिक सर्वे की और अलग अलग पॉइंट्स पर डिटेल से एक्सप्लेनेशंस होंगी, उनके अलग से डिस्कशंस होंगे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें। बाय बाय, जय हिंद।